आज आप वो चीज सीखने जा रहे हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी करने आए हैं। हाँ भाई, कोई एंट्रेंस अगर हम यहाँ पे देते हैं, कोई भी एंट्रेंस आप आगे जाकर के क्वालिफाई करते हो, चाहे जेई हो, नीट हो, बड़े बड़े से क्लैट के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, कोई सा भी आप एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या कराया जाता है आप लोगों से ना? आप उस गिवन टाइम में क्या कराया जाता है आप लोगों से? एक पेपर सॉल्व कराया जाता है। ऐसा तो नहीं कबड्डी खिलवाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि भाई वो मुर्गा रेस हो जाए, या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भैया कि देखते हैं कौन ज्यादा देर तक आंख नहीं झपकता है? तो आपको पता है कि उस दिन हमें, जिस दिन हमें एंट्रेंस का पेपर देना होता है, उस दिन हमसे एक पेपर करवाया जाता है। अच्छा सर, इमेज क्लासेस तो बहुत सारे पेपर लेती हैं। इनफैक्ट आप भी कहीं भी किसी भी कोचिंग में रहेंगे XYZ में, वहां जम करके पेपर दोगे। और अगर हम पेपर दे करके बार बार 1000 पेपर दे दें और 1000 पेपर में अगर ये चीज ना सीख पाए कि हमारे मार्क्स स्कोर कैसे बढ़ाना है, तो फिर पेपर देना ही बेकार है। तो अभी तक जितने भी आपने पेपर दिया, आपने अपने तरीके से दिया। अब जरा नवाब सर का तरीका एक बार अपना करके देखना। जब मैं कोटा में था, मेरे मास्टर जी ने मुझे ये तरीका सिखाया था, ये सेम तरीका मैं आपको भी सिखाता हूँ। आप यूट्यूब पे जाकर के पहले भी सर्च करो, 4 साल 5 साल से मेरा वीडियो हर साल जाता है। ठीक है? और क्या जाता है? टॉपर्स मेथड टू अटेम्प्ट अ पेपर। टॉपर किसी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता है? टॉपर मेथड टू अटेम्प्ट एंट्रेंस पेपर। मैं एंट्रेंस पेपर की बात कर रहा हूं, मैं 10th बोर्ड्स के पेपर या 12th बोर्ड्स के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। उसकी स्ट्रेटजी अलग है, इसकी स्ट्रेटजी अलग है। तो एंट्रेंस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या तरीका रखना चाहिए, क्या मेथड अपनाना चाहिए? बिफोर दैट मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर ड्यूरिंग एंट्रेंस, कोई सा भी एंट्रेंस हो, आप आगे जाकर के बड़े से बड़े एंट्रेंस देंगे, आप आपके अंदर कौन सी 3 क्वालिटीज वो जज करना चाहेगा? योर एक्यूरेसी, योर टाइमिंग एंड योर कॉन्फिडेंस। तो आपके एक्यूरेसी, आपकी टाइमिंग और आपके कॉन्फिडेंस का वो बहुत अच्छे से आकलन करेगा कि क्या आप एक्यूरेट हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल सही करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या गिवन टाइम में करके आते हैं कि नहीं आते हैं, और तीसरा, कहीं किसी सवाल में अटक जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर देते हो आप? तो अपने आप को कॉन्फिडेंट भी रखने का है। ठीक है? इससे ऑलरेडी हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, देखा ना, ओरिएंटेशन में मैंने पूरा डिटेल में इस पे बात किया है। एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करते हैं, टाइमिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, कॉन्फिडेंस को कैसे लाना है। अगर एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए शॉर्ट में, नटशेल में, कि सर मुझे रोजाना अपनी एक्यूरेसी, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, द बेस्ट पार्ट इज डीपीटी। आप रोजाना डेली प्रैक्टिस टेस्ट को करो, नवाब सर जो अंदाज बताए हैं उसमें करो, आप खुद ब खुद एक्यूरेसी, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस अपना इंप्रूव कर लोगे। ठीक है सर? कुछ कुछ चीजें होती है जो हम टेस्ट से आने से पहले करना चाहिए, हमें टेस्ट में आने से पहले करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्लानिंग। मैं आज आपको प्री प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई टेस्ट पेपर का एटलीस्ट पता हो, डेट कब है, सिलेबस क्या है, कैसे आना है, कितने बजे आना है, किन का ख्याल रखना है, सर टीचर से बात करना है नहीं करना है, बहुत किसी पानी बोतल लेके आना, इस सबको हम कहते हैं प्री प्लानिंग। जब हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें प्री प्लानिंग की चीजें पता होनी चाहिए। किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं प्री प्लानिंग कैसे करते हैं। अच्छा, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं कि पोस्ट प्लानिंग क्या होता है, जो अभी हम टेस्ट पेपर दे के आते हैं, उसकी पोस्ट प्लानिंग क्या क्या किया है आपने। तो इमेज क्लासेस, इनफैक्ट मेरा अपना मानना है कि अगर हम प्लान्ड वे में तैयारी नहीं करेंगे तो हम समझ लो गधा बकरी उल्लू की तरह तैयारी कर रहे हैं। हमें गधा बकरी नहीं बनना भाई, हमें स्मार्ट बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आज आपको मैं सिखा रहा हूं, दैट्स द मेथड ऑफ गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ पेपर। एक पेपर से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम निचोड़ निकाल सको, उसका नाम है 2 to 3 अटेम्प्ट। है क्या बोल रहे हैं मास्टर कि गिवन 2 घंटे में आप एक पेपर को 2 से 3 बार करोगे? सठिया गए का? एक बार तो होता ही नहीं, आप कह रहे 2 से 3 बार करो। पेपर को मैं कह रहा हूं, ये द स्ट्रेटजी ऑफ दिस नेम, द स्ट्रेटजी ऑफ द पेपर, कि आपको पेपर को 2 से 3 अटेम्प्ट देना है। सर कैसे देंगे हम, कैसे देंगे? तो एग्जांपल, सबसे ज्यादातर बच्चे एमयू की तैयारी करते हैं, है ना? तो एमयू का 11th एंट्रेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, सेम स्ट्रेटजी आप जामिया के लिए आगे जाओ तो यूपीएससी, नीट, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, जो भी एग्जाम दो आप, उसमें स्ट्रेटजी अपना सकते हो। समझना जरा एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपको ना, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एमयू पैटर्न का, तो ऑब्वियस सी बात है प्री प्लानिंग में आपको पता होना चाहिए पैटर्न में कितने सवाल आने वाले, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम मिलने वाला है। तो इस सब चीजों को हम प्री प्लानिंग कहते हैं। आपको पता ही नहीं है सवाल कितने आने वाले हैं और बैठ गए एंट्रेंस देने। ठीक है? तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए। हम बात करें कितने सवाल आते हैं एमयू में, हैं? 100। 11th एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं और टाइम कितना मिलता है? 2 आवर्स। यानी इनडायरेक्टली आपके पास कितने मिनट है? 100
20 मिनट। तो क्या लगता है सच में आपके पास 120 मिनट मिलते हैं? नहीं मिलते। सुन, आपके मास्टर जी शायद ये बात ना बताएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। 5 से 7 मिनट आप अपने शादी के कार्ड को भरने में लगाओगे। अरे ओएमआर तो शादी का कार्ड ही है, सारा रिश्ता तो यहीं से आएगा। अगर ओएमआर सही से नहीं भरोगे तो मामला खत्म। जितना तुम हो सकता 100 के 100 सवाल तुमने पेपर में एकदम सही टिक किए हो, और ओएमआर भरने में अगर गलती कर गए तो ठाकुर तो गियो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उस ओएमआर में लगाना आपको अपने 5 से 7 मिनट। क्लियर? आइए दूसरा, बीच में 2 से 3 बार आपको डिस्टर्ब किया जाएगा। सुनना, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, बाद में मत बोला मास्टर जी आपने ये बात तो बताई नहीं थी। पहला, एक इन्विजिलेटर चचा होंगे, वो आपसे लेंगे कॉपी। उनको ना मतलब तुम कितना डीप डेप्थ नॉलेज में एक सवाल सॉल्व कर रहे हो, 5 मिनट में अटके हो एक सवाल में, उनको कोनो मतलब ना बा। वो डायरेक्ट पहुंचेंगे, कॉपी चेक करते करते सबका साइन कराते कराते आपको बोलेंगे बेटा कॉपी आगे बढ़ाओ। वो तुम्हारा साइन करवाएंगे कॉपी में, जैसे हमारे इन्विजिलेटर भी करते हैं। तो वो एक तो वो डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा, एक आएंगे बाहर से इन्विजिलेटर, वो आपका क्या करेंगे, थंब ले रहे होंगे। ठीक है, आपका फोटो लगा होगा उसमें, और फोटो को मैच करेंगे, आपका शक्ल देखेंगे, हाँ एकदम बेटा लाओ थंब। उनको भी कोनो मतलब ना, वो आएंगे अपना काम करके जाएंगे। तो तुम जितना भी फ्लो में हो, फ्लो तो टूटने वाला है। तीसरा, एक बार बीच में हुआ था मुन्ना भाई एमबीबीएस कांड एमयू में, तब से एमयू वाले क्या करने लगे, एक फोटोग्राफी बनाते हैं। ये बड़े से बड़े एंट्रेंसेस में होता है कि एक फोटोग्राफर आएगा, वीडियोग्राफर बेसिकली, वो पूरे क्लासरूम के एक एक बच्चे का जूम एकदम कलर सजा के जाने का उस दिन, तो जूम कर करके आपका वीडियो लेगा कि आप ही हो एंट्रेंस में। ठीक है, तो ये सब 3 बार आप डिस्टर्ब हो गए, तो मैं मान के चलता हूँ चलो 2-3 मिनट तुम्हारा फ्लो टूटेगा, 5-7 मिनट ओएमआर भरने में। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास टाइम कितना है, 110 मिनट। तो हम जो सोच रहे हैं कि हमें 120 मिनट मिलने वाला, 120 मिनट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब आगे आओ, कुछ प्री प्लानिंग जो तुम्हें शायद से पता ना हो। पेपर जो तुम्हारा शुरू होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है पता है? 10 से, सच में 10 से 12 होता ही नहीं है यार। अब आओ लाइन से, आपको 9:30 पे गेट पे खड़ा कर दिया जाएगा। ये हम लास्ट के जब एमटीएस लेंगे ना, आपको भी हम ये सेम काम करेंगे, सेम उसी स्ट्रेटजी पे लेके चलते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं हम आपको 10 से 12 के टाइम में टेस्ट पेपर क्यों लेते हैं, कि अभी से तुम अपनी आदत बनाओ संडे वाले दिन कि जगो, फ्रेश हो, नोट्स रिवाइज करो। आदत अभी से बनानी है आपको। तो 10 से 12 में आपको मैं टेस्ट लूंगा। उस दिन क्या होता है, 9:30 बजे गेट में एंट्री, लाइन लगो, अपना 9 नंबर देकर के गेट पे खड़े हो जाओ। लाइन लगती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइन। ठीक है, फिर वो एक एक करके बाहर वाले चचा तुम्हारा हॉल टिकट और आधार कार्ड देख करके एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री करते करते तुम जाओगे अपना रूम में जाकर के सेटल हो जाओगे, बैठ जाओगे। ठीक है, इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, आधा घंटे में ये सबसे काम हो रहा होता है। तो 10 बजे तक जाकर के तुम बिंदास वहां बैठोगे। 10 बजे चचा एक घंटी बजेगी, और घंटी बजते तुम्हें वो देंगे, हैंड ओवर करेंगे तुम्हारा पेपर, क्वेश्चन पेपर और ओएमआर, एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी सील्ड पैक। वो सील होगा, आप उसको खोल नहीं सकते, और पहले इन्विजिलेटर बोलेगा भैया आप क्वेश्चन पेपर सील है, आप खोल नहीं सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी विल फॉलो ऑन द लास्ट 7 डेज, 7 दिन पहले हम आपके साथ सेम काम करने वाले हैं। पेपर कंप्लीटली आपको सील मिलेगा, एक ओएमआर, कलरफुल ओएमआर मिलेगा। वहां पे हमारे पास अभी ब्लैक एंड व्हाइट होता है, थोड़ा खर्चे ज्यादा होते हैं ना कलरफुल में यार, तो फिलहाल हम लास्ट में करते हैं आपके लिए खर्च बिल्कुल अच्छे से वाला। तो कलरफुल ओएमआर मिलेगा, उस ओएमआर में पीछे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। अब वो सारे इंस्ट्रक्शन हम आपको 2 दिन पहले बता देते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से आपको बता देते हैं। लेकिन फिर भी 15 मिनट खाली मिलता है आपको, 10 बजे पेपर की घंटी बजती है, 10-15 तक आपको टाइम मिलता है क्या, अपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपने डिटेल्स डालने के लिए, नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अब्बा का नाम, सेंटर कोड, सेंटर नेम, इस तरह की चीजें होती है उसमें। ठीक है, दूसरा ओएमआर में ऊपर डिटेल भरना होता है, बबल्स। तो ओएमआर भरने के लिए आपको स्पेशली वो 15 मिनट दिए जाते हैं। कहीं कहीं इन्विजिलेटर्स को इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आपका हक है ये बात टोकना उनको। वो डायरेक्ट 10 बजे पेपर दे देते, बोलते बेटा पेपर चालू करना शुरू कर, और वो आपसे 12 बजे ले लेते हैं। तो पता आपका 15 मिनट बर्बाद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसी 2 घंटे के अंदर तुम अपना ओएमआर भरोगे। तो 15 मिनट तुम्हें स्पेशली मिलता है ओएमआर भरने के लिए, अपने डिटेल्स को भरने के लिए। वो आंसर की वाला नहीं, ओएमआर ऊपर के डिटेल्स भरने के लिए। अब ऊपर के डिटेल्स को कैसे फिल करते हैं, एक कंप्लीट वीडियो हम आप लोग को देंगे। ठीक है, उसमें ऑलरेडी वीडियो है मेरा, हाउ टू फिल ओएमआर, तो बहुत लोग कॉपी करते हैं, हम सिखाते हैं ओएमआर को सही तरह से भरते कैसे, वो किसी और दिन सिखाऊंगा ना, वो भी 10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, अब डिटेल में आप ओएमआर भरोगे, ओएमआर का भरना कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 10-15 में आपको पेपर घंटी बजेगी,
अब आप पेपर खोलेंगे सील, अब पेपर चालू करेंगे। अक्सर ह्यूमन मेंटेलिटी, पेपर जहां से शुरू हो रहा है लोग वहीं से अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। नुकसान 2017 में, खासकर आप 11th एंट्रेंस के बच्चे हो, 2017 में क्या हुआ, 11th एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ क्या हुआ, सीरीज ए और सीरीज बी आएगा, दो पेपर के सीरीज होंगे आप में। 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस में सिर्फ एक ही सीरीज होता है, कोई सीरीज ए सीरीज बी नहीं। सीरीज ए सीरीज बी में फर्क क्या होता है जरा समझ लो। किसी का फिजिक्स से चालू हो रहा है तो किसी का मैथ से चालू हो रहा है, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो चालू किस से करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखना हम लोग भी जो ओएमआर देते हैं आपको, उसमें यहाँ पे सीरीज लिखा होता है, सीरीज ए बी सी डी। सेम काम हम आपके साथ भी करेंगे, 11th इंटरेस्ट के लिए दो सीरीज बनाएंगे, एकदम वही फीलिंग जैसे वहां पे होती है आपके लिए, सीरीज ए और सीरीज बी। तो बगल में बैठ के भी चीटिंग ना कर पाओगे आप, सही। तो अपना सीरीज ए के साथ क्या हुआ, 2017 की बात कर रहा हूं, पेपर वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स, और बाकी में शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सीरीज ए के साथ तो ऐसा हुआ था। पहला सवाल आउट ऑफ सिलेबस, दूसरा आउट ऑफ सिलेबस, तीसरा आउट ऑफ सिलेबस, चौथा एकदम टफ, ऐसा टफ कि किसी को फिजिक्स आती है तो ही कर पाएगा, रटने वाला तो बिल्कुल ना कर पाएगा। पांचवा आउट ऑफ सिलेबस, छठा टफ, सातवां टफ, ऐसे चार सवाल उनमें से टफ था, तीन एकदम टफ, सॉरी चार सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, तीन टफ था। अब सोच तू, जिसकी मेंटेलिटी ऐसी हो कि मैथ के तीन चार सवाल ना बने किताब साइड कर देता है, तो उस दिन अपना सिलेक्शन भी साइड कर दिया होगा, नहीं कि पहले 7 सवाल मुझसे ना बने भाई, और मेरी फिजिक्स तो अच्छी है मेरे हिसाब से, तब भी ना बने, तब तो भाई आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। और वही हुआ था उस दिन। तो अच्छे अच्छे बच्चे जिनको ये स्ट्रेटजी नहीं पता थी, उनको फॉलो करना नहीं आता था, वो गलत स्टेप उठाया, उन्होंने फिजिक्स से पेपर शुरुआती क्यों की। अच्छा, पेपर में कहीं ये नहीं लिखा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, हम लोग लिख के देते हैं अभी फिलहाल आपको। तो लास्ट के जितने भी पेपर्स होंगे 15-20 पेपर आपके हम लेंगे, आरबीएस, करोमरो सीरीज और एमटीएस के अराउंड 20 से 25 पेपर होंगे, कहीं हम लोग नहीं लिखेंगे आपको। लास्ट के जो 25 पेपर्स आप देते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे आप वहां पे बैठ करके एमयू में पेपर दे रहे हो, या जामिया में पेपर दे रहे हो, या बीएचयू में पेपर दे रहे हो, ठीक है सर। तो सर पेपर को शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो मसला सर आपने बता, हाँ इतना तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं करते कि फिजिक्स बीच में एक दो सवाल फिजिक्स है तो दो केमिस्ट्री का, ना, एक बार खाली किया था ऐसा 2015 में, 10 सवाल आ गया था मैं बायो का, तो फिर जीके का 5-7 सवाल, ऐसा सिर्फ 2015 में किया, उसके बाद कभी नहीं किया उन लोगों ने, और उससे पहले भी कभी नहीं किया था। तो ये बहुत रेयर है कि मिक्सर, अच्छा होगा भी ऐसा नहीं कि एक दो दो होगा, 10-10 के स्लॉट में होगा। तो आपके पास अभी पेपर में कैसा आता, अभी पेपर में ऐसा आएगा एकदम फिक्स, अगर मैथ चालू है तो मैथ चलेगा पूरा का पूरा, तो देख करके तो पता तो चल जाएगा ना फिर कहां से मैथ है। और आपको जो नंबरिंग मैंने दे रखी है ना, 1 से 10 तक क्या होता है, इंडो, फिर इंग्लिश है, फिर जीके है, फिर मैथ्स है ना, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी है ना, उस तरह से आपके पास होगा पेपर। तो आपको क्या लगता है पेपर को शुरुआत कहां से करनी चाहिए, सबसे पहले सुन, इंडो और जीके। मैं भी पहले ये बात बच्चों को बोलता था कि आप इंडो और जीके से शुरुआत करो। मेरा मानना है, कुछ जिसको लगता है कि उसको अपना कॉन्फिडेंस पे पूरा भरोसा है कि अगर मैं जीके और इंडो के सवाल कम भी करके आऊंगा तो मुझे कोई फर्क, वो इंडो और जीके उठाए। इंडो, जीके और इंग्लिश, इंडो के 10 सवाल, जीके के 5 सवाल, इंग्लिश के 5 सवाल। 11th एंट्रेंस एमयू की बात कर रहा हूं मैं, सेम आइडिया बाकी एंट्रेंस के बच्चे भी अपना लगा सकते हैं कि आपको उठाना वो सब्जेक्ट चाहिए। देखो सुनना, जिसको लगता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से सवाल बने या ना बने, मैं इसको तो बोनस लेके चल रहा हूं, और आपको भी ये बात बोलूंगा मैं, अपने इन तीनों सब्जेक्ट को बोनस लेके चलो। मतलब तुम्हें अपना स्कोर इन 80 सवालों में बनाना है, ना कि यहाँ पे। कंडीशन, अगर तुम टॉपर्स में से हो तो टॉपर्स यहां पे ज्यादा ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना तो पूरी दुनिया पढ़ के आ रही है, और अगर मैं टॉपर हूं तो ये अक्सर लोग पढ़ के नहीं आ रहे, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से दोबारा पढ़वाऊंगा जीके, इंडो और इंग्लिश, और लास्ट टाइम में रहेगा तो चीजें एकदम याद रहेंगी। अब पहले जब इंग्लिश नहीं था तो थोड़ा टफ था, क्योंकि जीके के सवाल वो 10 आते थे ना, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें 10 के 10 बन जाए। 2015 में, इनफैक्ट बहुत सालों में दिखा सकता हूं, जीके ऐसा दिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को दिया सवाल, बोला भैया कहां कौन से एंट्रेंस में आया हुआ जीके, तो इतना तगड़ा तगड़ा जीके पूछ लेते हैं वो लोग। तो जीके को लेकर के मैं भी, और भी बहुत सारी चीजें अभी आपको तो मेरे को बताना बाकी है कि इंडो और जीके को पढ़ते कैसे हैं, ये भी है, एक दिन बताऊंगा इंडो जीको को कैसे याद करना है। अभी तो लास्ट में बताऊंगा, ज्यादा अच्छा है, अभी जान करके कोई फायदा नहीं आपको। तो इंडो और जीके जरा समझना आप, इंडो और जीके, आपने अगर लगता है नहीं सर मेरे तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा अगर मैंने ये उठा लिया, सुनो, आप वो उठाओ जो आपका सबसे बेस्ट है।
अक्सर बायो और केमिस्ट्री होती है बच्चों की भी अच्छी। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो सुन लेना, अक्सर लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से केमिस्ट्री अच्छी होती है। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लो, क्योंकि अक्सर लोगों की अच्छी होती है और तुम्हारी क्यों नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना, आप चाहो अगर डिमोटिवेट नहीं होते हो तो ये काम करना, अगर डिमोटिवेट होते हो तो भाई आप बायो उठाओ या केमिस्ट्री उठाओ। बायो के 16 सवाल, केमिस्ट्री के 17 सवाल, फिर जाओ फिजिक्स पे, और सबसे आखिरी में जाओ मैथ्स में। ठीक है, अरे रुको, तो मैं तो आपको कहीं नहीं रहा हूं पूरा सवाल करने के लिए। दिक्कत क्या है ना, हम पूरा करने बैठ जाते हैं। टॉपर्स की गिनती जरा गिनवा देता हूं। टॉपर भी पूरा का पूरा सवाल नहीं करता। 2015 से इंट्रेंस का सिस्टम चालू हुआ, बेसिकली रैंक का सिस्टम चालू हुआ एमयू में। उससे पहले एमयू रैंक नहीं देता था, आप जाके सर्च रिजल्ट करो, यू आर सिलेक्टेड, खत्म, बस इतनी आता था। और डायरेक्ट काउंसलिंग में पता चलता था कि आपको पीसीएम मिलना है, पीसीबी मिलना है, क्या मिलना है। 2015 से रैंकिंग सिस्टम एमयू में चालू हुआ। पहले साल रैंक 1 मेरे स्टूडेंट की, दूसरे साल भी रैंक 1, तीसरे साल भी रैंक 1, चौथे साल भी रैंक 1। पहले साल पढ़ाया था जक्की अलमास को, रैंक 1 आई थी, उसके 95 सवाल अटेम्प्ट किया था, उसके 94 सही। देखना जरा टॉपर के अंदर क्या क्वालिटी होती है। दूसरे साल पढ़ाया मैंने सरानाज, गया की बच्ची थी। ठीक है, सब अभी आजकल मेडिकल कर रहे हैं, सब मेडिकल में है। ठीक है, इनका तो हॉबी होगा, हाँ जकिया का तो हॉबी है। तो उसके सवाल किए थे उसने 94 या 92 बताई थी, याद नहीं आ रहा, बस उसके भी एक सवाल गलत थे। 2017 की टॉपर थी नौशीन, रैंक 1 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। उसने सवाल करते बहुत टफ पेपर आया था उस वक्त, 17 बताया ना, 17 साल। तो उस वक्त उसने 92 या 91 किए थे, उसके 2 सवाल गलत थे। 2018 में पेपर थोड़ा सा चेंज आया था, और उस वक्त इंटरनल एक लड़की रिफा खान टॉपर बनी थी। ठीक है, उसके 85 86 सवाल थे, उतने में उसकी रैंक 1 आ गई थी। एक या दो सवाल उसके गलत थे। टॉपर एक या दो से ज्यादा गलत नहीं करता है। 2019 कोरोना काल में गया। 21 में हमारा अनुश्री की रैंक 1 आई, जो इमेज क्लास है ना, अनुश्री। उसने सिर्फ 79 80 सवाल किए थे, रैंक 1 उतने में। फिर उसके बाद इंशा मलिक की रैंक 1 आई, उसके मैंने 76 77 डिप्लोमा में रैंक 1 आई थी, और उसमें वैसे फोर्थ रैंक आई थी। 76 77 में फोर्थ रैंक आ गई थी। ठीक है, पर टॉपर का पता करो तो 82 83 से ज्यादा नहीं होगा मार्क्स। उसके बाद युग सिंगल की रैंक 2 आई थी, रैंक 2 रैंक 3 थी, उसके मार्क्स कितने 82 83। तो रैंक 1 की 85 86 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब पिछले साल की रैंक 1 का तो पता नहीं, मेरे को कोई इंटरव्यू में आया नहीं। आर्ट्स और कॉमर्स से मुझे पता है। ठीक है, तो आप इतना मान के चलो टॉपर ने भी पूरा सवाल नहीं किया, तो तुम कौन खेत के मूली हो भाई? तुम क्यों कर रहे हो पूरा सवाल? तो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना कि सवाल पूरा करने से मायने नहीं रखता है। सवाल उनको करना है जो तुम्हें आता है, और तुम कंफर्म हो कि एकदम सही होने वाला है, तो उन सवालों को करके आना होता है। तो आप पूरे सवाल करने में बैठ जाते हैं। तो ठीक है सर, अगर मैं इंडो जीके और मैथ्स की बात करूं, चलो टाइमिंग भी लेके चलते हैं। हम एक बार में वो सवाल करेंगे जो मुझे एक बार में बन जाए। कितना टाइम लगेगा जरा इंडो जीके और इंग्लिश को करने में? यहां 2 से 3 मिनट, यहां पे 2 मिनट, यहां पे 2 मिनट। काची, सिर्फ पढ़ना तो है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? पढ़ना है, आता है तो टिक करेंगे, नहीं आता है तो डायरेक्ट ऐसे काटना। कंफ्यूजन तो छोड़ना ही मत, नहीं आता तो तुम्हें याद नहीं आ जाएगा वो चीज, तो काट देने का। तुम्हें लगा यार 20 में से मैंने 10 सवाल बना लिए, बहुत ग्रेट अचीवमेंट है अगर तुमने 20 में से उस दिन 10 सवाल बना दिए तो। लेकिन मेरी अपनी गारंटी, इमेज क्लास गारंटी मैं कह रहा हूं, इंडो इस्लामिक के तुम 8 से 9 सवाल बना के आओगे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट बच्चा 8 से 9 सवाल बना करके आता, कुछ तो 10 के 10 सही करके आते हैं। क्योंकि परवेज सर जो पढ़ा रहे हैं आपको, द ट्रू गाइड के ऑथर, वो तुमको उनका पढ़ाए हुए में से कुछ हट करके आने वाला नहीं है। ठीक है, जीके के बारे में अब जो पेपर का लेवल उन्होंने आसान कर दिया, और आतिफ सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम इतने सारे कंटेंट आपको जीके के दे देना, 2 3 सवाल तो लड़ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि पांचों को पांचों लड़े। ठीक है, तो 2 3 सवाल भी अगर मान लो, चलो 2 सवाल ही मान के चलो। इंग्लिश की पूरी गारंटी है, शायद एक सवाल तुम छोड़ कर कहोगे, बाकी 4 की तो पूरी गारंटी है। क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने, एमयू ने अभी तक सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम लोग जितना भी चांसेस लगते हैं हम सब पढ़ा देते हैं आपको इंग्लिश में। तो यहाँ पे अगर तुम 14 15 लेकर के आ रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, टाइम यहाँ पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने का है, और वो सवाल को जरूर काटने का जो तुमसे नहीं बना, दोबारा देखने के लिए वक्त ही मत रखना। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन वाला है, तो अपन क्या करेंगे, कंफ्यूजन को सी लिखेंगे, लेंदी को एल लिखेंगे, काटने वाले को काट देंगे। मतलब काट दिया तो मतलब उसको हम दोबारा पढ़ने वाले नहीं है। आइए, बायो। बायो में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ पढ़ना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, तो 5 मिनट, 5 से 7 मिनट भी ले लो तो मैं मानना। अच्छा, वो सवाल को मैं काउंट कर रहा हूं, दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हम पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं। और पहले अटेम्प्ट में हम वो सवाल बनाते हैं जो मेरे से पक्का मैं श्योर हूं इसका आंसर तो यही है। हल्का सा भी कंफ्यूजन है, सी लिख देना बगल में, या गोला बना देना, जो तुम अपना सिंबल बनाना चाहो।
और ये आदत आज से डालोगे, आने वाले टेस्ट से डालोगे, तो ही जाकर के उस दिन फॉलो कर पाओगे। क्या लगता है डायरेक्ट उस दिन फॉलो कर लोगे? अरे उस दिन अतड़ी फेफड़ा सब कांप रहा होता है भाई, है ना, मालूम चला लीवर में हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसा भयानक हाल होता है उस दिन। तो इसलिए आपको बेटर है कि आज से अगर फॉलो करोगे तो ही उस दिन फॉलो कर पाओगे, वरना ना फॉलो करने वाले। तो सर हम क्या करने वाले, 5 से 7 मिनट केमिस्ट्री के सवाल में 2 से 3 न्यूमेरिकल होंगे, फिक्स है। मूल कंसेप्ट पे अगर आया तो आया, अब सुनने में आया मूल कंसेप्ट 9th के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी एमयू के सिलेबस में है, तो हम तो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको लगेंगे 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अगर सब सवाल आ रहा है, 1-2 सवाल को छोड़ लो, मैं यहाँ पे तुमने 5 सवाल छोड़ दिए, यहाँ पे तुमने 3 सवाल छोड़ दिए। फिजिक्स में कहते हैं 7 न्यूमेरिकल 10 थ्योरेटिकल, और एक दिल को दहलाने देने वाली बात, टेंथ टेंथ से 7 सवाल, 9th से 10 सवाल। तो 9th ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 10th। जाओ जाके बूस्टर खोल लो, एमयू बूस्टर, आपको पूरी एनालिसिस लिखी हुई है 7-8 सालों की, देख लेना पैटर्न। इस सब में आपको भी 2024 का एनालिसिस करूंगा ना, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको 10th में तो पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, एंट्रेंस के लिए आपको 9th में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेंगे तुम्हें 15 से 20 मिनट। 15 मिनट इसलिए मान रहा हूँ, ऐसे तगड़े वाले न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, आसान आसान वाले न्यूमेरिकल होते, शायद एक सवाल हो जो तगड़े वाले आ जाए, ठीक है। इसमें भी तुमने 5 सवाल अभी छोड़ रखा है। आइए मैथ्स। मैथ्स में मेरा मानना है कि अगर जो जो सवाल तुम्हें आता है और उसमें करीबन 20 सवाल ऐसे पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहिए तुम्हें एक बार में, 20 सवाल तो ऐसे होंगे ही होंगे जो तुमसे बनने चाहिए। क्यों सर? बड़े से बड़े धुरंधर लोगों ने कहा है कि अगर हम पेपर सेट करते हैं, इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं क्या, कि द पेपर कंसिस्ट ऑफ 2/3 द इजी एंड मीडियम गोइंग क्वेश्चंस। यानी पेपर में तुम्हारे इन 100 सवालों में 66 कम से कम या 67 क्वेश्चन कम से कम ऐसे जरूर हैं जो एक नॉर्मल मीडियोकर और इजी गोइंग बच्चा कर सकता है। तो आपको पहले अटेम्प्ट में इतना ही निकालना है मेरे दोस्त। आपने पहले अटेम्प्ट में कितने सवाल करने का, इजी और मीडियम। आपको पता है इतने में कौन सी रैंक आएगी आपकी? पिछले साल और उसके पिछले साल को छोड़ दो, इतने में टॉप 50 में रैंक है आपकी, टॉप 50 टॉप 60 में रैंक है एमयू के 11th एंट्रेंस में। लेकिन मैं सेफ साइड कहता हूं, 65 से भी ज्यादा लेकर के आओ, इसमें थोड़ा सा मामला उधर है। 65 के अंदर तुम्हारे टॉप 100 में रैंक है एमयू में। अगर 11th एंट्रेंस में तुम्हें जो भी चीज चाहिए, हर चीज चाहिए, सब मिलेगा टॉप 100 के अंदर। तो सोच, अगर तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में खाली इजी और मीडियम खाली उठा उठा के किया, और ये तुम्हें एक दिन में, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक दिन में नहीं आएगा। आने वाले जितने भी पेपर है, अपने आप को रोकना है। क्या होता है, अब इसको बनाने में तुम्हें कितना टाइम जाएगा? सुनो, मैथ को करने के लिए होता है पूरा मैथ 30 के 30 सवाल करने के लिए 50 से 55 मिनट, पूरा 30 के 30। मैं नहीं कर रहा हूं पूरा करो, तुम्हें 40 से 50, 40 से 45 मिनट लगेंगे पहले वो 20 सवाल करने के लिए जो तुमसे ना बने, ठीक है। अब इसमें भी कम से कम 5 सवाल तो ऐसा जो तुम नहीं करोगे, 5 को अभी या तो 2 को लेंदी में रोक रखे हो। सुनना, मैथ में मेंसुरेशन के सवाल लेंदी होंगे कि नहीं, और कल को स्टैट्स का मीडियन और मोड निकालने वाला सवाल आ जाए तो लेंदी होगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए ये सवाल लेंदी है, तो उसमें बगल में तुम्हें लेंदी लिखने का, तो हो सकता है 2 लेंदी हो, 3 सवाल तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए है। इसमें 5 में से तुमने कहा यार 2 तो मैं करूंगा ही नहीं, 3 सवाल अभी मैं बाद में करूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन में है, 2 सवाल हटा दिया तुमने, 3 सवाल हटा दिया। तो तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, पता क्या काम किया? 5 3 8 2 10, 10 2 12 और 5 17, अराउंड 17 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमने पहले अटेम्प्ट में हटा दिया कि मुझे करना। तो अंदर से कॉन्फिडेंस जगा कि यार 20 सवाल का टाइम बचा लिया हमने। तो तुम्हें जो लगता है टाइम कम पड़ता है, ऐसे टाइम मैनेज होता है। 6th इंटरेस्ट 9th इंटरेस्ट का बच्चा कोई भी नहीं कहता है कि मेरे को टाइम कम पड़ता है। अरे सवाल ही कम कर दिया गया, पहले 100 सवाल आता था 2 घंटे मिलते थे, अब 100 के जगह कितना आता है 85, तब भी 2 घंटे मिल रहे हैं। और उनके सवाल में क्या, सब लुल्लू पुच्चू, बताओ डायमीटर इज इक्वल टू हाउ मच रेडियस, ट्वाइस रेडियस, ऐसे सवाल बच्चों वाले, लाइन हैज हाउ मेनी पॉइंट्स। तो ये ऐसे से बच्चों वाले सवाल होते हैं। ऐसा नहीं तगड़ा नहीं आता, आता है, लेकिन उनके लेवल में कोई टाइम कम नहीं पड़ेगा। जैसे तुम बड़े होते जाओगे ना, अभी आओ एमयू बीटेक में, अभी आओ आईटी मेंस में, आईटी एडवांस में, तुम्हें टाइम कम पड़ेगा मेरे दोस्त, जब तक तुम स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करोगे। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। जितने सवाल तुमसे बन गए, सुनना, जितने बन गए फट सा ओएमआर भर दो। जरा देखना टाइम कितना निकल चुका है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 और 30 और 40, 70 और 20 और मान लेते हैं, 70 और 20 90, 80 से 90 मिनट में तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, और यानी तुम्हारे 66 67 क्वेश्चन भरा जाने चाहिए। अब अगर तुमने एक बार में, नुकसान, अक्सर बच्चे ओएमआर भरते हैं लास्ट में। कितने लोग लास्ट में भरते हैं, ईमानदारी से बताओ? अक्सर बच्चे, दिख रहा हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे भरते हैं।
गलत तरीका है। हाथ के हाथ भरना भी गलत तरीका है। इट टेक्स लेंदी टाइम। बेटर होता है अटेम्प्ट 1 किया, ओएमआर भर दिया। इसमें क्या होता है, अब आप हर क्वेश्चन का नंबर देखते हो, 4 का आंसर ये, 5 का आंसर ये। जब तुम एक बार लास्ट में भरते हो और टीचर बोलता है लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, शैतान जागा है। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, और पेज पलटा, चौथे का सी। चौथा कहा, यहाँ तो पांचवा है। ले, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यही हुआ 2017 में, 18 में अबूजर के साथ। बोला सर 3 सवाल ऊपर नीचे हो गया, बाद में जाके अकल आई कि 3 सवाल ऊपर नीचे भर दिया, आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बस रैंक 8 आई उस बच्चे की। कैसा लगा, वो तीनों सही होते ना मेरे, और तीनों सही अटेम्प्ट किया था मैंने। ओएमआर भरने में मैंने कर दी गलती, ठीक है, तो रैंक 1 आ जाती, मेरे दोस्त की रैंक 1 आई। ठीक है, तो सोच ओएमआर भरना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो। दुर्घटना हटी नहीं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कहा, रुको अभी, कहाँ जा रहे हो? तेरे लिए पसीने बहा रहा हूं मैं, तुम्हें घर की पड़ी है? इधर आओ। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी भी आपके पास 20 से 25 मिनट बचे हुए हैं, कि 10 मिनट तो ऑलरेडी आपको ओएमआर भरने में ले जाएगा, तो 20 से 25 मिनट आपके भरे में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ओएमआर भर दो, रैंडम होगा। आपको अपने आप को कि तुम ऐसे हालात में पहुंच चुके हो जिसमें तुम्हें पता है कि इस सवाल को अगर मैंने किया तो मेरा सही है। ये तुम्हें अब से हर अपने एनालिसिस टेस्ट में लिखना है। सुनो, पहले अटेम्प्ट में मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 67 सही थे। एनालिसिस शीट में देखो, एक कॉलम बनाया हुआ है आपके, ये इसलिए बनाया गया है कि पहले अटेम्प्ट में मेरे कितने सही हुए। अब जब मैं दूसरा अटेम्प्ट लिया तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चन और कंफ्यूजन क्वेश्चन दोनों एक एक साथ लेते जाते हैं और ओएमआर भरते जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, कंफ्यूजन का तो कुछ पता नहीं है, लेंदी का तो मुझे पता है कि मैं इसका निकाल लूंगा आंसर, तो लेंदी सवाल को करते हैं, ओएमआर भरते हैं। दैट इज सेकंड अटेम्प्ट। और थर्ड अटेम्प्ट में टाइम बचता है तो कंफ्यूजन वाले सवाल को सोचते हैं। इसीलिए द पेपर आपको करना चाहिए 2 से 3 अटेम्प्ट में। कुछ लोग 2 अटेम्प्ट देते हैं, कुछ लोग 3 अटेम्प्ट देते हैं। तो ये तरीका होता है पेपर को करने का। और पेपर करने के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट प्लानिंग में ख्याल रखना, पेपर को एनालाइज करना और पेपर का डिस्कशन करना एकदम नहीं छोड़ना। अभी एक वीडियो आने वाला है आपके पास, उसमें भी मैंने डाला है पेपर डिस्कशन ना करने से नुकसान क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है उसको भी आप लोग देख लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज।